अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से। और अमूमन हम अपना शो जो है वो स्टूडियो से करते हैं, लेकिन गाए बगाए हम ग्राउंड पर आते हैं और ग्राउंड पर आके आपकी खिदमत में अपने शो को प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में जब जब स्पोर्ट्स की बात होती है, स्पोर्ट्स की तनज़्ज़ुली के हवाले से बात होती है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि चूँकि स्कूल में स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया, इस वजह से जो है वो अब टैलेंट जो है वो अगली सतह तक नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में मौजूद हूँ, एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूँ कि जिसकी बड़ी एक रिच हिस्ट्री रही है, एक बड़ी लेगेसी रही है इस स्कूल के हवाले से। 1959 में हबीब पब्लिक स्कूल इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक बड़े बड़े ज़बरदस्त न सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ इस स्कूल ने प्रोड्यूस किए, सेलिब्रिटीज़, डिग्नेटरीज़, पॉलिटिशियन, गर्ज हर शोबा है ज़िंदगी में इस स्कूल से तालीम याफ्ता फारिग तहसील अफराद ने अपना नाम, अपना मुकाम बनाया। ख़ास तौर से हॉकी के हवाले से जो इस स्कूल का कंट्रीब्यूशन है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ पर माजी में हॉकी में हसन सरदार जैसा नाम इस स्कूल से तालीम हासिल करके गया। इसके अलावा कमर इब्राहिम, मरहूम ओलंपियन मंसूर अहमद, कामरान अशरफ और सुहेल अब्बास जैसे हॉकी प्लेयर यहाँ से तालीम हासिल करके गए। बल्कि क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट में जो है शोएब मोहम्मद जैसा प्लेयर यहाँ से पढ़ के गया। इसके साथ साथ 1996 के वर्ल्ड कप में जो UAE की टीम आई थी, उसके जो कप्तान थे सुल्तान जरवानी, उन्होंने भी इस स्कूल से तालीम हासिल की है। और आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मर हबीबियन है, जो फॉर्मर यहाँ से फारिग तहसील तलबा हैं, उनके दरमियान मेरे अकब में इस वक्त एक टग ऑफ वार का मुकाबला भी हो रहा है, जो इनको इनके स्कूल की पुरानी यादों को जो है वो यकीनन तौर पर शेयर कर रहा होगा। आज बहुत कुछ है इस एपिसोड में स्कूल स्पोर्ट्स के हवाले से, इस स्कूल की लेगेसी के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनरल बॉडी का नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इजलास में रमीज राजा का प्लाइन एंड डेफ टीमों के लिए 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद की मुलाकात में चेयरमैन PCB की तब्दीली और दीगर मामलात पर भी बातचीत। इंग्लैंड टीम के दौरा पाकिस्तान पर PCB और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में इत्तेफाक। इंग्लैंड टीम सितंबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेगी। दौरा श्रीलंका, स्क्वाड के लिए चीफ सेलेक्टर की कप्तान और टीम मैनेजमेंट से मुशावरत मुकम्मल। 2 टेस्ट मैचेस के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्के। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नताइज के लिए पुरअज़्म है वहीम अशरफ। हरभजन सिंह ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाक भारत टाकरे की पेशगोई से माजरत कर ली। श्रीलंका ने तीसरे मैच में मेहमान टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। एशियन अकेडमी पाकिस्तान टैलेंट हंट दोस्ताना क्रिकेट मैच में रेड ड्रैगन्स ने यंग स्टार्स को 25 रन से शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। इस वक्त बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन जिस तरह मैंने प्राइम की इब्तिदा में कहा कि इस वक्त आज हम मौजूद हैं हबीब पब्लिक स्कूल में। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की जब बात होती है तो स्कूल की स्पोर्ट्स पे जो तनज़्ज़ुली है, जो आई है तनज़्ज़ुली, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं कि चूँकि स्पोर्ट्स स्कूल में अब ख़त्म हो गई है। पहले स्कूल जो थे वर्टिकल होते थे, अब स्कूल जो वो हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो गए। ग्राउंड्स स्कूल्स में कम हो गए, जिसकी वजह से शायद वो टैलेंट हमें नहीं मिल पा रहा जो मिल सकता था। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे ओलंपियन मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो अपने उम्दा खेल से रोशन किया। इसी स्कूल से फारिग तहसील हुए। 1983 के बैच से इनका ताल्लुक़ है हबीब पब्लिक स्कूल से, जिसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है हॉकी के हवाले से। पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार, स्पीडी स्टार फॉरवर्ड कमर इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कमर भाई, कैसा बचपन याद आ रहा है? हबीब पब्लिक स्कूल की एक लेगेसी है। बिल्कुल ऐसा ही अली भाई, जैसे कि वो कहते हैं ना कि जैसे स्कूल में आज जब भी एंट्रेंस हुई तो जैसे वो बॉडी में एक झुरझुरी सी नहीं आ जाती है, तो वो वही फीलिंग आई है पुरानी, और सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं कि कैसे स्कूल में लाइन बना के जाते थे, कैसे असेंबली अटेंड करते थे और फिर कैसे लाइन बना के अपने क्लास में जाते थे। और इस स्कूल की तो एक क्लास ये थी कि ये सुबह स्टार्ट होता था और शाम को ख़त्म होता था 4 बजे। आखिरी स्पोर्ट्स का गेम्स का पीरियड होता था और उसी में ही यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ के साथ लंच की भी फैसिलिटी होती थी अलग से, सारा कुछ। तो वो जो यादें हैं उसको तो हम कभी भुला नहीं सकते। और उन स्कूल में आने के बाद तो आप समझ लें कि वो पुरानी यादें फिर दोबारा वैसे ही ताज़ा। अच्छा कमर भाई, एक लेगेसी रही है। 1959 में ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ। हॉकी के हवाले से बिलखुसूस इस स्कूल की एक लेगेसी रही है। क्या वजह है
कि हॉकी में बड़े प्लेयर इस स्कूल ने प्रोड्यूस किए हैं। देखिए स्कूल में, इस स्कूल से तो मैं अगर नाम लूँगा, हसन सरदार, सफदर अब्बास, अयाज महमूद, माई सेल्फ, कामरान अशरफ, सोहेल अब्बास, हैदर, अहमद आलम, कामरान अशरफ, ओलंपियन सलमान मंसूर। वहाब, फजल काशिफ, ये सब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जूनियर और उस तक रिप्रेजेंट किया। जाहिद सूरती, ये सब लोगों ने इस स्कूल से पाकिस्तान की जूनियर लेवल या सीनियर लेवल तक जो है ना रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर है इस स्कूल के लिए भी, और ना सिर्फ ये बल्कि कि क्रिकेट में भी, एथलेटिक में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो ये लेगेसी तो कोई भूल भी नहीं सकता। मगर आज के दिनों में हम वैसी चीज़ें, वो स्पोर्ट्स के हवाले से वो चीज़ें नहीं देख रहे स्कूलों में जो कि होती हैं। और इस वक्त हबीब पब्लिक स्कूल ने अभी एक मीटिंग की थी, प्रिंसिपल ने, ट्रस्टीज़ ने हमें भी बुलाया था उसमें, और दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट कि दे वांटेड टू रिवाइव दैट स्कूल स्पोर्ट्स। और स्पेशली हॉकी का तो ज़िम्मा मैंने भी लिया है, और ओलंपियन समीर हुसैन से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि ही विल जॉइन अस इंशाल्लाह। तो हमारे स्कूल के एक पुराने हैं मोहम्मद अहमद मन्नान, ही टुक द इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा जो स्कूल की मैनेजमेंट है, ट्रस्टीज़ हैं, दे ऑल सपोर्टेड हिम। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि दोबारा रिवाइव करके यहाँ से पाकिस्तान का कोई प्लेयर ओलंपियन निकालें। और स्कूल क्रिकेट की तो हमने बात की, स्कूल हॉकी के हवाले से हमने बात की, लेकिन कमर इब्राहिम साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान हॉकी का तस्करा ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने खेला है जाके एशिया कप में, पाकिस्तान 12 खिलाड़ियों से खेल गया, पाकिस्तान बाहर हो गया वर्ल्ड कप की दौड़ से, एक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में हॉकी फ्लरिश कर रही है। लेकिन इस शिकस्त से पाकिस्तान हॉकी पे क्या उसके असरात, क्या इसके मुज़म्मिरात सामने आएंगे? देखिए पाकिस्तान की हॉकी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है, क्योंकि किसी भी तरह से इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी था हॉकी को बचाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ क्वेश्चंस, कंसर्न्स हैं लाइक दैट कि हम जापान की टीम के साथ ये हमारा इंसिडेंट हुआ है, और जापान की टीम के साथ हम खेले भी बहुत फंस गए हैं। और हमारे जो नए कोच आए हुए हैं सिग्फ्रिड एक्मन, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने साथ ही कोर्सेज़ किए FIH के। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर वो 3 साल जापान के कोच रहे हैं, और अगर वो 3 साल जापान के कोच रहने के बाद पाकिस्तान टीम को ये कन्वे नहीं कर सके हैं कि जापान का वीक एरिया कौन सा है जिसको हमें एक्सपोज करना चाहिए, और उनका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है जिसको कि हमें ग्रैब करना चाहिए, तो मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी कोचिंग का। और ये इतना बड़ा ब्लेंडर 12 प्लेयर्स वाला जो हुआ है, ये हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। मतलब ये इतना बड़ा ब्लेंडर है जिसकी वजह से आपकी हॉकी इस वक्त तबाही के दराने पे आ गई है। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि FIH के साथ बातचीत करे कि किसी भी तरह वाइल्ड एंट्री ज़रूर ले, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड हॉकी में हॉकी का मज़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा आपने ये तो बात की कि जिस एक्मैन का जो है वो एक ब्लंडर हो गया, लेकिन जो FIH के रूल हैं वो ये कहते हैं कि इसके जिम्मेदार जो है, रिस्पॉन्सिबल है, वो मैनेजर होता है। तो ख्वाजा जुनैद का रोल आप इसमें किस तरह देखते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा एक्मैन ने कि जी इसमें मेरा भी कसूर था, ऐसा लग रहा है कि मिल बांट के जो है वो मामले को सेटल डाउन कर दिया गया। देखिए वो उसमें तो एक्मैन ने क्लियर कट कोशिश की है ख्वाजा जुनैद को बचाने की, लेकिन ये कि अगर ओवरऑल देखेंगे तो टीम मैनेजमेंट में ख्वाजा जुनैद इसके कसूरवार हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त लोगों के ख्याल यही है, लोग एक ही बात कर रहे हैं कि अभी फिर यही होगा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर जो हैं वो दोबारा ख्वाजा जुनैद को कंटिन्यू करेंगे। जूनियर टीम जब दोबारा बनने आएगी, क्योंकि अभी जूनियर में भी हम क्वालिफाई नहीं कर सकें, वो फिर उनको दानिश कलीम और उनको बुलाएंगे फिर एक दफ़ा आखिर में कि भैया आएँ दोबारा पाकिस्तान की टीम को लेके जाएँ, फिर वर्ल्ड कप से बाहर कराएँ। आपको क्या लगता है कि जो 3 रुकनी कमेटी बनी थी इसके क्या मकासद रहे, 3 रुकनी कमेटी की क्या फाइंडिंग आई और इसका नतीजा क्या आया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो फिर कैंप लग रहा है उसमें फिर ख्वाजा जुनैद को हेड ऑफ कैंप कमांडेंट बना दिया गया। देखिए जो 3 रुकनी कमेटी बनी है, ये कमेटी गलत बनी है। देखिए कलीमुल्लाह नो डाउट कि वो बहुत ही क्लास के प्लेयर्स रहे थे और बहुत ही न्यूट्रल आदमी है। वो ऐसे आदमी है कलीमुल्लाह के जो गलत को गलत और सही को सही बोलेंगे। अयाज महमूद वेरी ऑनेस्ट मैन, नासिर अली कप्तान रहे पाकिस्तान के, मगर ये तीनों इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में इन्वॉल्व है, आप उनको उसमें नहीं रख सकते। जाहिर शाह साहब जो हैं वो हॉकी के साथ फेडरेशन के साथ मुंसलिक हैं, तो आप इनको नहीं रख सकते। इनके ऊपर एक न्यूट्रल आदमी होना चाहिए था, बड़ा किसी पोस्ट का आदमी, वो न्यूट्रल आदमी होना चाहिए था। लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई है ये वही लग रहा है कि उनको क्लियर चिट देने के लिए बनाई गई है, जो कि मैं समझता हूँ कि क्लियर चिट देना पाकिस्तान हॉकी के साथ जुल्म है। देखिए खबर भाई प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है? अभी हमारी जी स्पोर्ट्स की टीम गई खैबर पख्तूनख्वा, हमने खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग कवर की, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट हमें देखने को मिला है। एहसानुल्लाह जिस तरह जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, खैबर पख्तूनख्वा की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री काम कर रही है, बड़ा ज़बरदस्त है हॉकी का इन्वायरमेंट देखने को मिला। कराची जब हम आते हैं, हैदर हुसैन
कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड में जाते हैं, हैदर हुसैन जिस तरह काम कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है। अगर नॉर्थ नाज़िबाबाद जाते हैं तो इस तरह समीर हुसैन काम कर रहे हैं। अभी वेटरन्स टीम आई उम्मान की, हॉकी हो रही है लेकिन उसके नताइज सामने क्यों नहीं आ रहे? देखिए, मैं जो समझ रहा हूँ कि जब हॉकी में जो प्लेयर्स ऊपर के लेवल पर आते हैं, आप जो है प्लेयर्स को जब पिक करते हैं ना, तो नॉर्मली देखा जाता है कि आप उनकी स्किल्स को देखते हैं। आप कहते हैं यार ये लड़का ऐसा अच्छा है और ये खेल रहा है, ये गोल स्कोरर है, सारा कुछ है। मगर जब वो पाकिस्तान टीम में आता है खेलने के लिए, तो वही कोचेस वो जो उसकी स्किल्स हैं उसको ख़त्म करते हैं और उसको ले आते हैं यूरोपियन ट्रेंड पे खेलने के लिए। यूरोपियन ट्रेंड पे खेल के पाकिस्तान की हॉकी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। आप पिछले 15 साल से उठा के देख लें, 20 साल से हमने जितनी बार भी कोशिश की हम मरे। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के कोचेस को क्यों नहीं समझ में आ रही बात। मैं जिस वक्त पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ कनाडा गया था एज ए मैनेजर, तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि हेड कोच कामरान थे। कामरान को भी मैंने बहुत बारहा समझाया था कि हम जो हॉकी खेल रहे हैं उससे हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो प्लेयर्स की स्किल हैं उसको तो दबा रहे हैं। तो हम अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको जब यूटिलाइज ही नहीं करेंगे तो ओपोनेंट ने तो आपको मारना ही मारना है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा ब्लेंडर हो रहा है जो पाकिस्तान की हॉकी के कोचेस कर रहे हैं। और FIH के जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। वो इस तरह से ज़रूरी हैं कि उससे जो बीइंग अ कोच आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आपको चीज़ों का पता लग जाता है। लेकिन स्टाइल ऑफ प्ले के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसमें आप अगर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को छोड़ देंगे तो फिर समझ लें कि ना कि हम लोग नुकसान दिखाएंगे। आपको लगता है कि हॉकी की जो तनज़्ज़ुली की असल वजह है वो ये कि हम अपनी स्किल्स के पे काम करने के बजाय ब्लेम गेम करते हैं? हम कभी कहते हैं जी ऑस्ट्रोट्रॉफ आ गई इसलिए हम हार रहे हैं, कभी हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन का रूल ख़त्म हो गया इसलिए हम हार रहे हैं, कभी हम किसी और बात को ब्लेम दे रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं हम अजलान शाह खेलने जाते हैं, वो हार जाते हैं, हम कहते हैं ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। ओलंपिक हार जाते हैं, हम कहते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप हार जाते हैं, हम कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हार जाते हैं, हम कहते हैं एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। एशियन गेम्स हार जाते हैं, हम कहते हैं एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। ये जो ब्लेम गेम है क्या ये हॉकी को डिस्टर्ब कर रहा है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ये तो क्लियर कट पता लग रहा है। और ये वाली बात जो भी कह रहा है कि एस्ट्रोट्रॉफ आ रही है उसकी वजह से हमको नुकसान हो रहा है, ये सब गलत बातें हैं। रूल्स के हवाले से बहुत बात की जाती है। आपने एक चैंपियंस ट्रॉफी इस्लामाबाद के टाइम पर वो ये इस पे जीती है, इस्लाहुद्दीन लोगों के टाइम पर, ये इसके अख्तर रसूल लोगों के टाइम पर हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी एस्ट्रोट्रॉफ पे जीती है। हमने 94 का वर्ल्ड कप, 84 का ओलंपिक्स, 96 का वो चैंपियंस ट्रॉफी, 94 के वर्ल्ड कप सब लोग इसी पे जीते हैं। एशियन गेम्स 90 का हमने इसी पे जीता है। हमने वर्ल्ड कप का ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल इसी ट्रॉफ पे लिया है। ओलंपिक का जो लास्ट मेडल आया है ब्रॉन्ज मेडल वो इसी ट्रॉफ पे लिया। ये सब ब्लेम गेम है, इसकी कोई वो नहीं है। बट मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बहुत सीरियस होना पड़ेगा इस मामले में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इसमें सोचना पड़ेगा। सर अगर 2-3 अगर हम कहें कि मेजर स्टेप क्या लें जिससे पाकिस्तान में हॉकी बेहतरी हो, क्या कहेंगे सवाल? देखिए, मैं ये समझता हूँ एक तो ये कोचिंग पैनल आपका चेंज होना चाहिए। ये कोचिंग पैनल आपने बहुत साल आजमा लिया है, ये डिलीवर नहीं कर रहा, आपको ये ख़त्म करना चाहिए। दूसरा कि ये एक रूल कर देना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो सेक्रेटरीशिप है ना, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको कुछ क्राइटेरियाज बनाने होते हैं, कुछ चीज़ें बनानी होती हैं जिसको काउंसिल से अप्रूव करा के एक आप सीधा तक बना दें। ये क्राइटेरिया इसको जो भी मैच करता है वो आ जाए। ये इतना आसान काम है। उसके बाद ये चीज़ें नहीं रहेंगी कि इसको क्यों किया, इसको क्यों किया, इसको क्यों नहीं कोचिंग में रखा या उसको कोचिंग में क्यों नहीं रखा, सब काम ख़त्म हो जाएंगे। मगर मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आज तक इस पर कोई काम नहीं किया। ये काम बहुत ज़रूरी है करना। दूसरा ये है कि ये जो एक ब्लेम गेम है कि जी कि इसने ये नहीं कर दिया, उसने वो नहीं कर दिया या वो ये कर रहा है, और हमको थोड़ा सा ना फेवरेटिज़म से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है। और जैसे आपने सबकी बातें की, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि सबके यहाँ पे गेम्स पता लग रहे हैं जी कि वो बड़ी हॉकी करा रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर गेम फेसबुक पे नज़र आ रहे हैं। अभी मैं अगर अपने शहर की बात कर लूँ, कराची की, सब ने बताया हैदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने पिछले 15 साल में, 12 साल में, 10 साल में कराची का कोई प्लेयर बताएं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 साइड पे पहुंचा ना कराची के प्लेयर, एक ही आया ना आज आपकी बात 5 साइड पे। इससे पहले कोई भी लड़का कहीं नज़र आया आपको? कहीं पाकिस्तान सीनियर टीम में जो मेन इवेंट्स उसमें कहीं नज़र आया? अभी 5 साइड के वो कैंप में नज़र आया है, सारा कुछ है सर। अभी आगे देखते हैं क्या बनना। अच्छा, तो प्लेयर्स का आना बहुत ज़रूरी है। आगे की आपने बात की, आपने अभी हॉकी के रिवाइवल स्पोर्ट्स के हवाले से, स्कूल के इनफैक्ट हवाले से बात की है कि स्कूल्स में हॉकी स्पोर्ट्स होना चाहिए। डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स ख़त्म हुआ है उसने कितना डैमेज किया स्किल को? इस वक्त जो स्पोर्ट्स का डैमेज हुआ है और जो पाकिस्तान में हॉकी का स्पेशली डैमेज हुआ है उसमें हमारे बड़ों का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो PIA के इदारे के चीफ़ हों, या चाहे वो कस्टम के इदारे के चीफ़ हों, चाहे वो नेशनल बैंक के या किसी भी इदारे के हैं, उन सब का इस चीज़ के ऊपर मान लेना
कि स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया जाए। किसी ने भी एक दफ़ा भी आवाज़ उठा के नहीं बोला कि नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, और आप बेसिक नीड्स को नहीं समझ रहे तो अब आप भूल जाएं कि आपका स्पोर्ट्स कहीं नज़र आएगा पाकिस्तान में। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान के लिए, और मैं समझता हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसको रिवाइव कर लें तो अभी भी स्पोर्ट्स बच सकती है। अब कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान की टीम जा रही है, कैंप लगा हुआ है, वही ख्वाजा जुनैद है, वही टीम है पाकिस्तान की, क्या एक्सपेक्टेशन है? सर अब एशिया वाले में एक्सपेक्टेशन सारी रह गई हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम में एक्सपेक्टेशंस की बात करना झूठ बोलने वाली बात होगी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे कि ये कुछ कर लें। बट राइट नाउ जो नज़र आ रहा है वो इतना कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। मैं खामखा को झूठ बोलने वाली बात करूँगा। इंडिया पाकिस्तान जो हॉकी के मुकाबले आपके दौर में रहे, बड़ी लेगेसी रही है, बड़े लोग उसको अभी भी याद करते हैं। इंडिया पाकिस्तान हॉकी के मैचेस, बायलैटरल सीरीज़ कितनी ज़रूरी है? इंडिया पाकिस्तान की हॉकी होगी तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी सर्वाइव करेगी, ये मैं आपको बता दूं। आज से नहीं, आप 60s से उठा के देख लें और आज के दौर में देख लें, पाकिस्तान इंडिया के मैच में जितना स्टेडियम भरा हुआ होता है उस तरह कभी भी जर्मनी हॉलैंड, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हॉलैंड के मैचों में नहीं भरता। वो आज भी क्राउड वो हॉकी देखना चाहता है, आज भी क्राउड वो गेम देखना चाहता है। तो वो इन दो टीमों का वापस बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड हॉकी के लिए। इसमें लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे ओलंपियन कमर इब्राहिम, जिनसे हमने बात की हबीब स्कूल की लेगेसी के हवाले से, और साथ साथ पाकिस्तान हॉकी के हवाले से कि पाकिस्तान की हॉकी अब उनको कहाँ जाती नज़र आ रही है। और अब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान हॉकी से जुड़े एक और ज़बरदस्त सितारे ने, और जिनके लिए मैं बड़ी आसानी के साथ कह सकता हूँ कि ही वॉज द मोस्ट फिटेस्ट गोलकीपर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कि जो इनकी फिटनेस थी, जिस तरह से अपनी फिटनेस के हवाले से काम करते थे, वो पूरी दुनिया में है जो कोचेस थे वो इनकी फिटनेस को सराहते थे। पाकिस्तान की गोलकीपिंग के महाफिज, पाकिस्तान के गोल पोस्ट के महाफिज ओलंपियन अहमद आलम साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बल्कि आज आप हमारे मेहमान नहीं, हम आपके मेहमान हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं आपकी पूरी टीम को, GTV की टीम को वेलकम करता हूँ अभी पब्लिक स्कूल में। और जैसा कि आपके सामने ये इवेंट हो रहा है, मैं समझता हूँ एक अच्छी काविश है एक्स हबीबियंस की कि उन्होंने दोबारा से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम पुराने लोगों को जो पाकिस्तान से खेलेंगे या जो पाकिस्तान से नहीं भी खेले उनको इनवाइट किया और डिफरेंट स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेडिशन है, मैं समझता हूँ इसको जारी और सारी रहना चाहिए। जैसा कि आपने हबीब पब्लिक स्कूल की जो बात की कि इसकी लेगेसी है, एक दौर हुआ करता था, अगर आप उस एरा को उठाएं तो सफदर अब्बास से ये सफ़र हबीब पब्लिक का शुरू हुआ है। और मेरा ख़्याल से उसके बाद ये जाके मुदस्सर अब्बास जो उनका बेटा है, शायद वो लास्ट पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ है। तो ये वो चीज़ें थी जो जिस दौर में हबीब पब्लिक के अंदर बाकायदा स्पोर्ट्स को पजीराई मिलती थी। हॉकी के प्रोफेशनल कोच अब्दुल वहीद साहब होते थे, फिर शबी अब्बास साहब होते थे। इसी तरह उस वक्त की जो मैनेजमेंट होती थी स्पोर्ट्स के, उन कोचेस को कंसल्ट करती थी कि जो पाकिस्तान लेवल पे या कम अज़ कम प्रोफेशनल लेवल पे जो थे वो कोचिंग करते थे। आज मैं देख रहा हूँ जबकि सहूलियात के मुताबिक तो देखें आज आपके पास एस्ट्रो टर्फ भी है, मगर वो ग्रास रूट लेवल नहीं है जिसके ऊपर के पाकिस्तान टीम के लिए आप जो है कोई फीडबैक दे सकें। अहमद भाई, क्या वजह लगती है? एक तरफ हम बात करते हैं कि जो हमारे स्कूल में जो स्पोर्ट्स है वो ख़त्म हो गया है, अभी पब्लिक इसकी एक लेगेसी रही, लेकिन अब अभी पब्लिक से भी इस तरह स्टार्स नहीं सामने आ रहे। और इसके अलावा हम देख रहे हैं डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स भी ख़त्म हो रही है, तो हमने ग्रास रूट भी ख़त्म कर दिया और जो पीक लेवल है वो भी ख़त्म कर दिया। इन दोनों को ख़त्म करने के बाद जो एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान की कौम की कि आप मेडल्स लेंगे, लॉरेंस लेंगे, विक्ट्री स्टैंड पे मौजूद होंगे, ये किस हद तक जो है वो सही हो सकती हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं जो इल्ज़ाम दूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कि जो एक जब हम स्कूल पे खेलते थे तो हमारे पास एक चार्म होता था कि यार हमने सिर्फ अपने आप को पास करना है, पास करके हम कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज से पास करेंगे यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाएगा। जब आपने ग्रास रूट लेवल पे यही वो प्लेटफॉर्म्स होते थे कि जहाँ पे आप बच्चा जो होता था एक एक्साइटमेंट के साथ खेलता था कि जी मैं मैट्रिक में अपने आप को अच्छे नंबरों से या नॉर्मल नंबर से भी पास करता हूँ तो मुझे कॉलेज ले लेगा, ये चीज़ ख़त्म हो गई। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को ये रिवाइव करना पड़ेगा दोबारा से स्पोर्ट्स बेस के ऊपर एडमिशन्स बच्चों को, ताकि उनके पास कोई खेल
खेलने का, कोई पढ़ने का चार्म रहे। अब वो देखें डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई, जब स्कूल लेवल से आपने कॉलेज में एडमिशन बंद कर दिया, कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटीज़ के, तो फिर इस तरीके से तो नहीं पनपेगी हॉकी। कोई भी स्पोर्ट्स होगी वो नहीं तरक्की करेगी। ये इसके ऊपर रिव्यू करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को, कि दोबारा से ये सिस्टम जो पिछला सिस्टम था उसको दोबारा डेवलप करें। अच्छा अहमद भाई, इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जिस तरह काम कर रही है उससे आप मुतमईन हैं? कभी भी ऐसा नहीं हुआ, आपने भी हॉकी खेली है, हमने भी थोड़ी बहुत हॉकी खेली हुई है और दीगर स्पोर्ट्स में भी, कि 12 प्लेयर ग्राउंड में उतार दिए और पाकिस्तान उस 12 प्लेयर की गलती की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गया? बिल्कुल देखें, ये एक टेक्निकल फॉल्ट है जिसको मैं समझता हूँ, जिसमें मैनेजमेंट जो है वो इसमें बिल्कुल कसूरवार है। उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। ऑब्वियसली 3-3 लोग बाहर बेंच पे होते हैं, हेड कोच, असिस्टेंट कोच, मैनेजर। ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी को येलो कार्ड हुआ है तो उसकी काउंटिंग जो है वो ग्राउंड में 10 की होनी चाहिए। तो आप 11 तो नहीं खिला सकते अगर आपको येलो कार्ड भी हो जाए और आप अपनी फील्ड में पूरे। तो यहाँ पर लेगेसी है, मैं समझता हूँ ये गलतियाँ हैं मैनेजमेंट की, कि जो उनको ओपन हार्टेड एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्योंकि देखें, आप उसका लॉस हमें क्या हुआ कि जी हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। और वर्ल्ड कप आप, अगर ये बहुत आसान बात है कहने सुनने के लिए कि जी कि आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था वर्ल्ड कप में अपने आप को एंटर करते। फिर हमारे पास एक साल था, जिस 6 महीने 8 महीने थे, जो वर्ल्ड कप 2023 जनवरी में होना है। तो हमें एक चलें हम कहीं तो दाखिल होते ना, वर्ल्ड कप की 12 टीमों में तो आते। मैं समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फॉरेनर कोच लेके भी फ़ायदा नहीं हुआ। इतना हाईली पेड कोच को आप पे करें और एशियन लेवल पे भी आप सेमीफाइनल क्वालिफाई ना करें, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सोचना चाहिए कि जो पैसा वो एक फॉरेन कोच को दे रहे हैं, वही पैसा अगर आप अपने प्लेयर्स को, अपने लोकल कोचेस को डेवलप करने में लगाएं तो वो ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। थैंक यू सो मच अहमद आला साहब, हमारे साथ मौजूद थे और अब हमें पाकिस्तान हॉकी से जुड़े एक ऐसे सितारे ने ज्वाइन किया जो हमारे सिस्टम को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उस प्लेयर ने एक्सपोज करके रख दिया कि हम मेरिट पे काम नहीं करते। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को किस तरह से डैमेज करता है। ये प्लेयर जब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे उसकी प्राइम एग्जाम्पल हैं। एक ऐसा प्लेयर जो अपने टैलेंट के सहारे, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के सहारे, क्योंकि हॉकी इनकी फैमिली का एक बड़ा वाइटल पार्ट रही है, पाकिस्तान हॉकी टीम के दरवाजे तक पहुंचे और उनको ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि आप पाकिस्तान हॉकी के इसका काबिल नहीं है। और उसके बाद जब ये ऑस्ट्रेलिया गए तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने इनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये एक इतना बड़ा पाकिस्तान हॉकी के हवाले से एक सियाह दाग है जो यकीनी तौर पे कभी भी जो है इसको साफ नहीं किया जा सकेगा। और अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो पाकिस्तान हॉकी खेलने के अहल हैं, लेकिन वो दुनिया की लीग्स तो खेल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान हॉकी के दरवाजे शायद उन पे बंद हैं। मुझे ज्वाइन किया इस वक्त एक एक्स हबीबियन और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त हॉकी स्टार मुदस्सिर अब्बास साहब ने। मुदस्सिर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान। और जिस तरह मैं अहमद भाई से भी बात कर रहा था कि आप जो है हमारे मेहमान नहीं, आज हम आपके मेहमान हैं, क्योंकि आज हम आपके पुराने स्कूल में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने का और ये सब कवरेज देने का। हबीब स्कूल एक वाहिद स्कूल है पाकिस्तान का कि जो स्पोर्ट्स को जिस तरह ग्रूम करते हैं यहाँ पे प्लेयर, वो एक अपने आप में एक मिसाल है। मैं ये समझता हूँ जिस तरह हबीब स्कूल का सिस्टम है और चला आ रहा है, नेशनल लेवल पे इसको अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जितने गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स, हर तरह का स्पोर्ट होता है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, बैडमिंटन, हर स्पोर्ट्स में हबीब स्कूल ने प्लेयर दिए हैं वर्ल्ड लेवल पे, अगर आप देखें तो थैंक यू, आप आए, आपने कवरेज दी, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुदस्सिर, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात ना हो आपके होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। किस तरह देखना पाकिस्तान हॉकी को कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, और इस दफ़ा प्लेयर की गलती नहीं थी बल्कि मैनेजमेंट की गलती थी कि 12 प्लेयर ग्राउंड में उतार दिया। आज तक तो कभी हबीब पब्लिक स्कूल की टीम में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है और शेम है। एक इंटरनेशनल हॉकी पे ये हो जाए, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं है कोई, क्योंकि ये चीज़ शो करती है कि हम प्रोफेशनल नहीं हैं वर्ल्ड वाइड। ये चीज़ हमें लोगों को मौका देती है पॉइंट आउट करने का कि देखो यार, पाकिस्तान टीम में तो प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है। इससे सबक हासिल करना चाहिए और एक मिसाल बनानी चाहिए इन लोगों की कि हॉकी में आप जिसको भी इन्वॉल्व करें, प्रोफेशनल होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि वो प्लेयरों से अच्छे से बात करें, उनको अच्छे से समझाए और उनके साथ मिल के चले एज अ फैमिली। अच्छा मुदस्सिर, जब ये मेरेकल हुआ कि जब ये डिज़ास्टर हुआ, आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होंगे या आपके जो दोस्त होंगे वहाँ पे मौजूद होंगे, उन्होंने किस हद तक आपसे इस हवाले से बात की कि पाकिस्तान हॉकी किन हाथों में है कि जिनको ये नहीं पता कि फील्ड में कितने लोग उतरे हुए? देखिए, मैं वहाँ पे लीग खेलता हूँ, टॉप लीग, तो मेरा खुद का मजाक उड़ाया गया वहाँ पे कि यार किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई, यार इनकी टीम में 12 प्लेयर डाल दो। मुझे पता नहीं था, मैंने कहा यार ये क्यों बोल रहे हैं ना, तो फिर मुझे बाद में पता चला कि यार पाकिस्तान टीम में 12 प्लेयर खेल गए, तो बड़ा शेम फील होता है ऑनेस्टली। ये अच्छी बात नहीं है, इसको हमें
डिजास्टर ही मानना चाहिए। अच्छा पाकिस्तान मुदस्सिर, हॉकी क्या आप कहेंगे इस हवाले से कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, 3 रुकनी कमेटी बनाई गई, ख्वाजा जुनैद कोई कैंप कमांडेंट बना दिया गया, तो ये आई वॉश था या आवाम को धोखा देने की कोशिश थी, क्या था ये? देखिए, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी पे ऑडिट बिठाते हैं या किसी पे इन्वेस्टिगेशन बिठाते हैं, तो जो ऑडिट टीम होनी चाहिए वो न्यूट्रल होनी चाहिए। आप ऐसी टीम को लाएं जो इनको ना सिर्फ इनकी गलती को, उसके बॉटम लाइन से स्टार्ट करें कि कहाँ से चले, कौन आए, क्यों हुआ ऐसा, इसकी वजह क्या है और इस पे क्या एक्शन लेने चाहिए। मुदस्सिर, अब आखिरी सवाल आपके हवाले से है कि आप पाकिस्तान की टीम तक पहुँचे, आपको मना कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया गए, ये क्या सर सिस्टम की ख़राबी है, मुदस्सिर की ख़राबी है या फेडरेशन की ख़राबी है? मैं आपको बता नहीं सकता, गिन नहीं सकता मैं। इतने लोग पाकिस्तान हॉकी ने ज़ाया किए हैं, मेरे बैच के, मेरे पहले से बैच के, कि आज को जो हॉकी हम ये जो सरवाइव कर रहे हैं, ये जो 2008 से लेके चेंज चली है, उसी का ये रिज़ल्ट है। हमें उसका रिज़ल्ट देखने को अब मिल रहा है, उन गलतियों का रिज़ल्ट अब सामने आ रहा है। अगर वो प्लेयर्स ज़ाया नहीं होते तो इस वक्त भी हॉकी ज़िंदा रहती और पाकिस्तान के पास 3 टीमें तो होती, लेकिन इसको उठ सकती है हॉकी। टैलेंट में कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, एक अच्छे सिस्टम की ज़रूरत है हमें, लॉयल्टी की ज़रूरत है हमें। जिस तरह आप लॉयल होकर काम करते हैं, इस तरह मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स से जो जुड़ रहा है ना, वो इतना लॉयल हो स्पोर्ट के साथ कि जिसमें टैलेंट है उसको ऊपर लाए। इसी की हमें ज़रूरत है। स्टार बनाएं, स्टारों से नफ़रत नहीं करें, स्टारों को बॉर्न करें। थैंक यू सो मच मुदस्सिर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और ज़बरदस्त एक्स हबीबियन के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत ने कि जो इनकी बड़ी मल्टी टैलेंटेड एक शख्सियत है, बड़ा इनके अंदर टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान के शहर कराची के लिए इन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, स्पोर्ट्स इंजरीज़ के हवाले से काफ़ी काम किया, फ़िज़िकल फिटनेस के हवाले से काफ़ी काम किया, और अब जो है ये जो मोटिवेशनल एक स्पीकर भी हैं, साथ साथ जो और भी लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं इस हवाले से कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर उसका मुजाहरा किया जाए और किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया शकील पाल साहब ने। शकील भाई, अभी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स है, किस तरह से जारी है? आप मुतमईन है पीसीबी की कारकर्दगी से? जहाँ तक फिटनेस का ताल्लुक है, फिटनेस पाकिस्तान की तकरीबन हर स्पोर्ट्स में ही चैलेंज रहा है, जिस वजह से हमारे स्पोर्ट्समैन की लाइफ, जो कैरियर उनका 12 साल का होना चाहिए, वो ऑपरेशनली 6 साल का हो जाता है। जिस लेवल पे मेरे ख्याल में उनको परफॉर्म करना चाहिए, पूरे कैरियर में दे प्रॉब्ली 25% उस लेवल तक जाते हैं, बाकी उससे नीचे ही रहते हैं। सो आई थिंक फ़िज़िकल चैलेंजेस हमारे यहाँ काफ़ी हैं और बहुत सीरियस हैं, क्योंकि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं इन थिंग्स लाइक बायोमैकेनिक्स, इन थिंग्स लाइक न्यूट्रिशन। फैसिलिटीज़ बेहतर हो रही हैं, जिस तरह अभी स्कूल में आप देख रहे हैं, स्कूल लेवल के ऊपर टार्टन्स लगे हुए हैं। मैनी ईयर्स अगो पूरे पाकिस्तान में 1-2 होते थे। इतने कैंप्स लगते हैं, कंडीशनिंग कैंप लगते हैं, मेंटल जो है स्ट्रेंथन की बात होती है, मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए, फिजिकली बात होती है, लेकिन कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम? जी, हमारा फोकस जीतने पे बहुत है, बेहतर होने पे कम है, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। वी डू नॉट वर्क हार्ड टू एक्सेल एट आवर आर्ट, वी जस्ट वांट टू विन। तो जीत एक हद तक चलती है, उसके पीछे आपको बनाना पड़ता है अपने को, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का भी मसला है, हमारी टीम्स का भी है। अच्छा, हमारे जो प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल प्लेयर होने के बावजूद आपको क्या लगता है कितना अपनी फिटनेस के ऊपर प्रॉपर काम करते हैं? क्योंकि अब हम देख ही रहे हैं कि हम मॉडल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेरी वेल पुट। मैं जी ये कहूँगा कि अगर 10 फिटनेस चाहिए और 10 टेक्निक चाहिए, तो हमारे स्पोर्ट्समैन 9 से 10 टेक्निक पे और टैलेंट पे हैं, और 4 से 5 फिटनेस पे। इतना फ़र्क मेरी नज़र में। तो
क्या वजह है कि कल्चर हमारा नहीं है? क्योंकि अगर हम एशियन कल्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं विराट कोहली को कि जैसे प्रोटीनियस डाइट वो लेते हैं, अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, और हमने यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि जी अगर आजम खान का वेट कम होगा तो उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट है? जी, वज़न कम होगा, पावर कम हो जाएगी, ये आपको एक जहनी मैच्योरिटी बताती है फिटनेस के बारे में, जो हमारे यहाँ नहीं है। राइट, पीपल लाइक कोहली, वो कोई बचपन से तो नहीं कर रहा था ना, ट्रेनर्स हाथ लगे, ट्रेनर्स उनको लेके आए और उनने खुद सीखा। हमारे ट्रेनिंग से काफ़ी लोग कतराते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का मतलब है कि जिस तरह प्रोफेशनल नौकरी में आप 8-9 घंटे काम करते हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आप 8-9 घंटे काम करेंगे। अब 8-9 घंटे का ये मतलब नहीं कि 8-9 घंटे आप जिम में रहेंगे, बट दिन के अंदर यू विल हैव 2-3 सेशंस अमाउंटिंग टू 6-7 आवर्स एंड रेस्ट। हमारे नहीं करते। हमारे, एज आई सेड, the only person who comes as an example was Jahangir for the sport he was doing, and he dominated the world. Talent हमारे पास है to dominate the world, skill भी है, बगैर फिटनेस के स्किल ज़्यादा देर चल नहीं सकती। अब आखिरी आपसे शकील भाई सवाल है कि आप आज हम मौजूद हैं यहाँ से सब अभी पब्लिक स्कूल में, कि एक बड़ी लेगेसी रही है अभी पब्लिक स्कूल की, आप भी एक्स हबीबियन हैं। क्या लगता है आपको कि जो पाकिस्तान में स्कूल में स्पोर्ट्स का कल्चर था वो हमने पहले जो ग्रास रूट लेवल पे ख़त्म किया, फिर जब उसको पीक मिलती थी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पे जाके वो भी हमने ख़त्म कर दिया, तो ये जो एक्सट्रीम लेवल पे जाके हमने जो चीज़ों को डिक्लाइन करना शुरू किया, डैमेज करना शुरू किया, इससे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का डिक्लाइन आया? जी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पाकिस्तान में बहुत बुरी है। इसमें मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी इल्ज़ाम दूंगा, इसमें मैं बाकी इदारों को भी, जो स्पोर्ट्स के सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड, वेरियस अदर थिंग्स, नौकरियों के लिए उन्होंने रख लिया है, स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और जिस वजह से आई थिंक वी लूज अ लॉट ऑफ टैलेंट। थैंक यू सो मच शकील पॉल साहब, एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, और फिटनेस के हवाले से और मेंटल स्ट्रेंथ होने के हवाले से काफ़ी इन्होंने काम किया। हमारी कोशिश ये थी कि आज के शो में हम स्पोर्ट्स के साथ साथ इस साइड को भी थोड़ा सा टच करें और बात करेंगे पाकिस्तान आखिर लैग कहाँ पे कर रहा है। हमें उम्मीद है हमारी कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।